कुछ नए चेहरे दिख रहे हैं, सुबह नहीं आए थे? देखें भाई, सुबह कॉल नहीं आया, सर रुक जाओ। अरे हमें दिमाग क्यों लगाने दें, थोड़ी देखें अपनी स्मरण शक्ति, देखें हम कितनी है, पहुंच रही है। लास्ट मैम, सुबह नहीं आए थे ना? ठीक, नाम? आप भी नहीं आए थे सुबह? और कौन नहीं आया था? कोई और है? नहीं ना? अच्छा आप हो, हाँ आप नहीं आए थे, झटके में निकल गया। हाँ, नाम? आप लोग प्रीलिम्स में नहीं थे हमारे साथ ना? प्रीलिम्स नहीं किए थे आप लोग हमारे साथ में? बड़ा बवाल है यार ये ऑनलाइन वाला। चलो खैर, हाँ जी, सुबह ज्योग्राफी के बारे में स्टडी हुआ था। इस टाइम कुछ पढ़ लेते हैं, किसके बारे में? साइंस। तो पहले ये बताइए, सिलेबस आपका पास है ही सबको? है ही है ना? होगा सिलेबस सबका है? चलिए, तो ये बता दीजिए कि इस सिलेबस में आपको कौन सा समझ में नहीं आ रहा है, पहले वो बताइए मुझे कि इसमें से कौन सा। देखिए भाई सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, मैं आपके सामने पढ़ दे रहा हूँ इसको, ठीक है ना। पहला है फिजिकल साइंस, जो पूरे फिजिक्स है, पूरी की पूरी फिजिक्स है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एमकेएस से शुरू होती है और जाके लाइट साउंड पे खत्म करते हैं यहाँ पर, हाँ, और जाके वेव्स पर खत्म करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स पर, वेव फॉर्म पर, मतलब तरंग गति पर जाके समाप्त करते हैं। फिर सेकेंड है ग्रुप बी, लाइफ साइंसेस, ये बायोलॉजी है, सेल से शुरू किया है और ह्यूमन एवोल्यूशन जाके खत्म किया है, ठीक। अगला है एग्रीकल्चर, ये थोड़ा सा पेचीदा है। और डी है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ई जो है ये क्या कहता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, ठीक। तो बताइए, बारी बारी बताइए कि किसको कहां समस्या हो रही है समझने में, कहां से, हाँ नहीं आ रहा है मैडम आपको? अच्छा, सब लोग प्रीलिम का सबका निकला हुआ है ना? ऐसा तो कोई नहीं जो प्रीलिम नहीं निकला है, किसी का नहीं निकला? अरे मैं परेशान नहीं, हम इसलिए नहीं पूछ रहे हैं, हम इसलिए मुझे पता होना चाहिए ना कि कहाँ तक, कहाँ से शुरुआत उठानी है। हाँ, कितने लोग हैं जिनका प्रीलिम्स नहीं है इस बार? अच्छा, फर्स्ट टाइम देंगे इस बार जब आएगा तो। फाउंडेशन बैच, ये आप लोग फाउंडेशन बैच के हैं, बाकी सबका मेंस प्रीलिम्स निकला हुआ है, सब मेंस के लिए हैं, राइट, बहुत बढ़िया। तो मेरी समझ से क्यों नीलेश जी बताइए, क्या पढ़ना पसंद करेंगे? सब तो पढ़ाएंगे ही, हम छोड़ेंगे कहाँ, हम छोड़ेंगे कुछ नहीं, सब पढ़ाएंगे, एक एक चीज पढ़ाएंगे, एक एक टॉपिक इसका खत्म होगा। लेकिन सबसे पहले कहां से शुरू करें? टफेस्ट वाला ही तो हम शुरू करने जा रहे हैं आपको, इसीलिए ही हम आपसे पूछ रहे हैं, क्योंकि देखिए बाकी जो होती है ना किताबें, ये फर्रा वाली किताबें मिल जाएगा, लूसन उठाएंगे और पूरा चार्ट ले जाएंगे तो पूरा मिल जाएगा, ठीक। कोई भी चिंदी पिंदी उठाइए अपना, पूरा मार दीजिए, सब निकल जाएगा। लाइफ साइंस निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत दिक्कत आएगी, जैसे डीएनए स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, रेप्लिकेशन नहीं आएगा उसमें, उसमें रेप्लिकेशन नहीं दे रखा है लूसेंट में या किसी भी किताबों में, उसको आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। एग्रीकल्चर खैर वो तो पढ़ाना ही पड़ेगा आपको, एनवायरनमेंट पढ़ाना पड़ेगा आपको, ठीक है। मेन समस्या आप कह रहे हैं कि आपके हिसाब से है आगच, कहाँ आ सकते हो आगच, यहाँ आइए। ठीक, तो आप कह रहे हैं सेक्शन ई। चलिए भाई सेक्शन ई को देख लेते हैं एक बार, इसका थोड़ा सा पोस्टमार्टम कर लेते हैं, जरूरी है अंदर क्या है, इसके पूछ क्या रहा है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बना था पिछली बार भी और इस बार भी बनने का चांसेस है, वो है एनर्जी पर। और पहला ही हम यहां देख रहे हैं कि नेशनल पॉलिसी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके बाद दे रखा है एनर्जी डिमांड ऑन द कंट्री। मेरे पास इंग्लिश का है या हिंदी का हो तो पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है।
फिर हम यहां पर बात कर रहे हैं कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस, पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। दूसरा पार्ट है न्यूक्लियर एनर्जी, ये अलग है, उसको एनर्जी से मत रिलेट करिएगा, ये अलग है। ये नाभिकीय ऊर्जा ये अलग हो जाता है, अभी बताएंगे कि क्यों होता है अलग, ठीक है। उसके मेरिट डिमेरिट, अब डिमेरिट और मेरिट पढ़ोगे तो जिसने पढ़ रखा हो इस टॉपिक को, नहीं पढ़ रखा हो तो बता दें, क्योंकि कुछ बच्चे पुराने भी आ रहे हैं मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर, जो मतलब पिछले बार भी उनका मतलब ऐसा कोई है जो इसी बार बैठा हो और इसी बार में उसका निकला हो? कोई लोग पुराने भी है? बताओ, शर्माओ मत, आपका पुराना है ना शिवानी जी? पहली बार है इस बार? अच्छा, कितने लोगों का पुराना है? आपका शैलेश पुराना निकला था इस बार, मतलब इस बार पहली बार बैठे, पहली बार निकला कि पिछली बार दिया था आप लोगों ने? दिया था आप लोगों ने, ठीक है। तो नाभिकीय ऊर्जा क्या पढ़ा था आपने? नाभिकीय ऊर्जा के बारे में क्या पढ़ा था आपने? क्या कौन कौन से पॉइंट दिमाग में रखे थे आपने? देखिए, इसका पोस्टमार्टम करना बहुत जरूरी है। सेक्शन डी जो है, सेक्शन ई जो है, इसको एक एक पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है कि आपके लिमिटेशंस पता होनी चाहिए कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि थोड़ा सा आगे पढ़े तो आप पहुंच गए यूपीएससी, और थोड़ा सा पीछे हटे तो आप फेल हैं। इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। बताइए क्या पढ़ा शैलेश जी आपने? अरे कुछ तो किए होगे ना, दिखा है तो कुछ तो किए होगे ना न्यूक्लियर एनर्जी में। मैं पूछना चाह रहा हूं सिर्फ इसी में कि क्या टॉपिक आपने टच किया था। क्या आपने 3 फेज प्रोग्राम का पढ़ा था ना? तो बस पहुंच गए, यही तो हम पूछना चाह रहे हैं आपसे। ये पढ़ना बहुत जरूरी है। 3 फेज प्रोग्राम, पहले में यूरेनियम, दूसरे में प्लूटोनियम, और तीसरे में थोरियम। 3 फेज प्रोग्राम, काम खत्म। इतना ही रख दिमाग में, आपको था कुछ था ही नहीं इसमें। पहले बार में हम यूएसए से, कनाडा से आयात कर रहे थे यूरेनियम को। हिंट दे रहे हैं आपको कि क्या करना है हमें। आयात कर रहे थे, मंगा रहे थे वहां से, हमारे पास था नहीं कुछ। ये 56 की बात है, जब होमी जहांगीर भाभा जी ने अपना न्यूक्लियर प्लान को आगे बढ़ाया था। पीएम थे उस टाइम पर कौन? मोदी जी, नेहरू जी। उन्हीं के साथ में संपर्क हुआ, एक एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनाया गया, नाभिकीय कमीशन बनाया गया, और उसमें ये बोला गया कि भाई आप कुछ करिए एनर्जी के लिए। तो भाभा जी गए, अपना पढ़ लिख के आए कहीं बाहर से, और उन्होंने बताया कि यूएसए में थोड़ा सा ज्यादा है यूरेनियम, तो वहां से मंगा लीजिए और एटॉमिक एनर्जी बनाइए, नाभिकीय ऊर्जा बनाइए। अब नाभिक की अगर हम बात करें तो नाभिक जो है, अगर हम एटम की यहां पर बात करें, ठीक है ना, ये एटॉमिक एनर्जी की यहां पर बात करें, समझिएगा, तो ये 2 तरीके का यूज हो सकता है। पहला कंस्ट्रक्टिव, दूसरा सृजनकारी और विनाशकारी। विनाशकारी में आपको पता है हिरोशिमा नागासाकी, पता ही है आपको, विनाशकारी था। सृजनकारी में क्या है? ऊर्जा, क्योंकि यहां से जो ऊर्जा मिलती है इसका कोई प्रदूषण नहीं है ऐसा, जो पर्यावरण पर सीधा असर दिखा दे। है तो बहुत खतरनाक प्रदूषण इसका, लेकिन सीधा दिखाने वाला नहीं है। जैसे कोल है हमारा, कोयला, तो सुबह हमने आपसे डिस्कस किया था कोयले के रेस्पेक्ट में, वहां पर हमने 3 गैसें निकाली थी, याद आया आपको? नॉक्स, एसओएक्स, और ये 3 गैसें निकाली थी। और ये दुर्भाग्य है कि ये तीनों गैसें निकलती हैं कहां से? कोयले से। और ये भी बड़ा दुर्भाग्य है कि लगभग 75%, मान के चलो इतना ही लगभग, या हो सकता है इससे आसपास कम, हम कोयले पर आधारित हैं। किसके लिए? ऊर्जा के लिए। थर्मल एनर्जी में, ये पढ़ाएंगे आपको हम, थर्मल एनर्जी में जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमारा योगदान है, किसका योगदान? कोयले का, वो लगभग इतना ही पड़ता है। मान के चलो लगभग 50 से ज्यादा ही होगा, 50 से 75 के बीच में। क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं? दूसरा जो हमें करना क्या है, अब हमें इसको अगर खत्म करना है, खत्म करने के लिए पर्यावरण में अभी आप पढ़ोगे, क्योंकि सेक्शन डी जो है आपका वो पर्यावरण है,
ठीक है ना। तो वही क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, समझ नहीं आ रहा है, पेरिस समझौता, COP25, COP21, COP20, COP18, ठीक, ये सब पढ़ोगे आप किसमें, पर्यावरण में। तो वो सब क्या बात कर रहा है, कार्बन एमिशन को रोकने की बात कर रहा है, कोयले को खत्म करने की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि पर्यावरण को बचाना है। तो जब पर्यावरण को बचाना है तो कोयले को कम करना है। जब कोयले को कम करना तो कुछ तो करोगे ना, जब कोयले को कम करोगे तो कुछ तो करोगे, तो क्या करोगे, यहां पर भागोगे आप, कहां पर, समझ में आया। तो ये हो गया यूरेनियम, कहां से मंगाया, आ गया प्लूटोनियम, कहां से आता है, यूरेनियम का ये वेस्ट प्रोडक्ट है। जब यूरेनियम खत्म हो जाता है, मतलब जब इसको हम यूज कर लेते हैं फर्स्ट फेज में, तो जो कुछ निकलता है वो क्या निकलता है, प्लूटोनियम। इसे हम वेस्ट मानते थे, इसे हम वेस्ट मान के उसको निकाल देते थे। लेकिन बाद में साइंटिस्ट, बाद में रिसर्चर्स ने इसको देखा कि जो कुछ हम फेंक रहे हैं भाई साहब, वो भी क्या है, एक एनर्जी दे रहा है, उससे भी हम ऊर्जा को ले सकते हैं, नाभिकीय ऊर्जा बना सकते हैं। तो क्या निकल के आया, प्लूटोनियम। लेकिन सीधा नहीं, घुमा के निकलता है, समझ में आया। फिर लेकिन यहां समस्या इस बात की आ रही है कि कहीं ना कहीं, अभी आप इसको अगर यूपीएससी में तैयारी करते हैं आप, तो वहां पर आप लोग पढ़ते हो कि कहीं ना कहीं हम अपने आप को फ्री रखना चाहते हैं किसी दूसरे देश के साथ, डिपेंडेंसी नहीं चाहिए, खासतौर से एनर्जी के लिए तो बिल्कुल नहीं चाहिए। क्योंकि जो देश किसी दूसरे देश पर ऊर्जा के लिए क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गया, वो देश क्या हो जाएगा, उस पर कंप्लीटली डिपेंडेंट होगा। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। और आत्मनिर्भरता के लिए आपको ऊर्जा क्षेत्र में खुद ऊर्जा उत्पत्ति के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। तो हमने क्या देखा कि भाई साहब, हमारे पास एक मिट्टी पाई जाती है मोनाजाइट, और भर भर के पड़ी है, इतनी पड़ी है कि कई 100 साल तक अगर हम यहां 100% एनर्जी बनाए, न्यूक्लियर एनर्जी बनाए, कौन सी, नाभिकीय ऊर्जा, तो कई 100 साल तक चले। समझ में आया नहीं आया। और उससे निकलता है हमारा क्या, थोरियम। थोरियम, तो जब थोरियम के बारे में हमें पता चला तो हमने कहा ना, अब रुको, फर्स्ट फेज सेकंड फेज चलने दो, थर्ड फेज पर काम करो। और तिरुवनंतपुरम में कल्पक्कम नाम से हमने एक एटॉमिक प्लांट डाल दिया, क्लियर। उसको हमने, अभी ये क्या है, ये मॉडल है, चलता नहीं है, मतलब ये एनर्जी सप्लाई नहीं करता, ये सिर्फ टेस्ट कर रहा है, अभी टेस्टिंग फेज में है ये, क्लियर। और उससे हम लोग थर्ड फेज में एंट्री कर गए। आने वाले दिनों में हम थोरियम से इस पर बात करेंगे। अच्छा, फिर हम यहां पे ये बात क्यों कर रहे हैं, हो गया। यहां पर हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हम आपको लेकर आ, कहा राजू जी इतना ना हो जाएगी नाराज भाई, चलेगा ये है, कैमरा चलेगा, चल रहा है, हम दिख रहे हैं ना आप लोगों को, है ये दिखा कि नहीं, खत्म। चलो, तो जो इतना हमने बकवास आपसे किया अभी तक, वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने की बात हम कर रहे हैं। और जब हम आत्मनिर्भरता की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो ना केवल हम भारत पर बात कर रहे हैं, ये हम विश्व की बात हम कर रहे हैं। तो जब हम विश्व के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं आत्मनिर्भर बनाने की, तो ये अगर हम आत्मनिर्भरता की यहाँ पर बात करें, इंडिजिनस की अगर हम बात करें एनर्जी के सेक्टर में, तो हम क्या पाते हैं कि हमारे पास दो तरह के सोर्सेज हैं। अगर हम एनर्जी को देखें, ये आ गए हैं टॉपिक पर आपके, इतना होना था, हो गया पोस्टमार्टम, आप टॉपिक पर आ जाइए। अगर हम ऊर्जा को देखें या एनर्जी को देखें बच्चे,
तो यहां पर एनर्जी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, इसके मात्राओं, इसके यूनिट्स को। एक है कैलोरिक वैल्यू, क्या बोलते हैं, कैलोरिक मात्रा, ठीक, और दूसरा बोलते हैं कैलोरीफिक मात्रा। हिंदी में लिखूं, कैलोरिक, नाम सुना होगा ना आपने, आजकल बड़ा लोग कॉन्शियस हो गए हैं इसके लिए। कैलोरिक, कैलोरी मात्रा, और यह है कैलोरीफिक मात्रा। अब हम कहां चले आ चुके हैं, अब हम आ गए हैं एमसीक्यू पर इस टॉपिक के साथ। यहीं से ये उठ गया एमसीक्यू का क्वेश्चन। कैसे? कैलोरी जो होती है वो होती है किसके लिए, भोजन के लिए। जब भी हम भोजन के रेस्पेक्ट में या फूड के रेस्पेक्ट में हम ऊर्जा को देखते हैं तो हम क्या बात करते हैं, हम बात करते हैं कैलोरी के लिए। क्या बोलते हैं, इतनी कैलोरी, इतनी कैलोरी, इतनी कैलोरी, फ्रांट केले में इतनी कैलोरी होती है, इसमें इतनी कैलोरी होती है, ठीक है ना। और जब हम फ्यूल की बात हम करते हैं तब हम बात करते हैं कैलोरीफिक वैल्यू के लिए। ये होता है फ्यूल के रेस्पेक्ट में, ये होता है किसी ईंधन के बारे में। जैसे हम बोलते हैं पेट्रोल की कैलोरीफिक वैल्यू कितनी हुई, डीजल की कैलोरीफिक वैल्यू कितनी हुई, कोल की कैलोरीफिक वैल्यू कितनी हुई, कोल मतलब कोयला की कैलोरीफिक वैल्यू कितनी हुई, वहां पर हम कैलोरीफिक मात्रा की यहां पर बात करते हैं। तो यह होता क्या बला है भाई, जब हम यहां पर कैलोरिक वैल्यू की या कैलोरी मात्रा की यहां पर बात कर रहे हैं तो समझिएगा, जब हम यहां पर कैलोरी मात्रा की यहां पर हम बात कर रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं कि 1 ग्राम, कितना, 1 ग्राम फूड, भोजन के जलने पर, जलना हम यूज वर्ड नहीं करेंगे, हम वर्ड करेंगे कंबस्शन, मतलब ज्वलन या विखंडन, ठीक है। उससे जो प्राप्त ऊर्जा होती है उसे हम क्या बोलेंगे, क्या, 1 कैलोरी, या हम क्या बोलेंगे, कैलोरी मात्रा, 1 कैलोरी मात्रा। नहीं समझ में आया, समझ में आया कि नहीं? आप ये सिर्फ समझ लीजिए कि जब कोई चीज, कोई ऊर्जा हमें मिलती है तो ऊर्जा मिलने के लिए किसी वस्तु का, किसी भी चीज का, चाहे वो भोजन हो या ईंधन हो, किसी भी वस्तु का कंबस्शन होना बहुत जरूरी है, बर्न होना बहुत जरूरी है। बिना बर्निंग के एनर्जी मिल जाए, नॉट पॉसिबल। बर्निंग के प्रोसेस में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि बर्निंग केवल और केवल तभी होगी जब उसके साथ क्या होगा, तो अगर कंबस्शन की परिभाषा पूछी जाए, कंबस्शन की परिभाषा पूछी जाए कि ज्वलन की परिभाषा क्या है, तो क्या मतलब होता है कि जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कोई वस्तु का विखंडन हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, ज्वलन, कंबस्शन, बर्निंग प्रोसेस विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज कंबस्शन। कोई दिक्कत? अच्छा, कंबस्शन जो है ना, ये ठेठ भाषा ये फ्यूल की है, ईंधन के लिए हम प्रयोग करते हैं। हम इसके लिए क्या यूज करते हैं, विखंडन। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? सबको आ रहा है? कोई दिक्कत होगी? दिक्कत बताइए, बताइए, कोई दिक्कत हो बताइए। हम तेज पढ़ा रहे हैं, बोलो जी, तेज पढ़ा रहे हैं क्या, जा रहा है दिमाग में? चलिए, तो ये बात हो गई कैलोरी की। अब अगर हम बोले कैलोरीफिक की, कैलोरीफिक का मतलब क्या हो गया, वही बात, 1 ग्राम, लेकिन यहां पर फूड नहीं होगा तो क्या होगा,
उसके बाद क्या होगा, कंबस्शन करा दिया, तो क्या मिल गया, तो वो कितनी एनर्जी होगी, ठीक, समझ में आ गया। शैलेश, ये O2, हाँ सब सब सब, कंबस्शन का मतलब O2, कंबस्शन का मतलब O2 ही होगा, ठीक। बाकी लोग भी प्रयास करिएगा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, चौथा है एनर्जी, विटामिन। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, पोषक तत्वों की, न्यूट्रिएंट्स की यहां पर बात कर रहे हैं। तो न्यूट्रिएंट्स क्या फ्यूल में होगा, नहीं, फूड में होगा। तो जब न्यूट्रिएंट फूड में होगा तो मुझे ये बताइए कि सबसे ज्यादा कैलोरी किसकी होती है, कृपया सोच समझ के आंसर दीजिएगा, और ध्यान से 1 मिनट नहीं 30 सेकंड सोच लीजिए और हाथ खड़ा करके तब बताइए। मैं फिर से बोल रहा हूं, किसकी सबसे ज्यादा कैलोरी होती है, मैं फिर से बोल रहा हूं, किसकी सबसे ज्यादा किसकी सबसे ज्यादा निकल रहा है, किसकी सबसे ज्यादा कैलोरी होती है, सोच लिया, सोच लिया, रेडी, यू, फैट, आप आपके बगल में, हाँ यू, आप, हाँ 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 हाँ, आप बीच में बीच में बीच में, चश्मा गर्ल, हाँ, कार्बोहाइड्रेट है, नहीं पता, नहीं ये आंसर नहीं है, ABCD में से आंसर देना है। नहीं पता तो विटामिन बोल दो, लेकिन कुछ बोल दो, नहीं पता तो विटामिन बोल दो, लेकिन कुछ बोलो भाई, है प्रोटीन, हाँ हाँ, पीछे बताइए, प्रोटीन आपके पीछे बगल में, यहां से दिखता है, भले ही आप सिर नीचे करें, हाँ शैलेश, किसका, हाँ, और प्रोटीन में तो एनर्जी नहीं होती। 1 मिनट रुक जाओ, हाँ शिवानी, शिवानी, नहीं वो तो शायद वो तो होता ही है, मसल बिल्डिंग के लिए होता है, बॉडी बिल्डिंग के लिए यूज करते हैं प्रोटीन, चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं, अंडा खाते हैं, दाल खाते हैं, खूब बॉडी बिल्डिंग करते हैं, प्रोटीन डाइट होती है वो। हाँ चलिए बताइए, तो एनर्जी की बात हम कर रहे हैं, एनर्जी नहीं मिलती, हाँ आपके सामने, शिवानी सामने, हाँ है, हटा के बोलो, इतनी ठंड नहीं है, अच्छा मास्क लगाए हैं, हाँ लीजिए, है तो कम आ रहे हैं क्या, हाँ हाँ, आप बगल में, प्रोटीन कितनी होती है प्रोटीन, या गूगल करिए, अब निकालिए, गूगल करिए महाराज, देखिए एनर्जी इन प्रोटीन, देखो 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 जल्दी फटाफट देखो, एनर्जी इन प्रोटीन कितनी होती है, अरे कोई तो खोलो भाई, गूगल करो फट से तुरंत, हाँ सर आप बताइए, प्रोटीन मैम, हाँ पीछे, प्रोटीन, हाँ हाँ 1 मिनट, हाँ कितना होता है, किसका, फैट का देखो, कार्बोहाइड्रेट का देखो,
प्रोटीन का और कार्ब्स का जो एनर्जी होता है बच्चे, ये इक्वल होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा होता है फैट, सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है फैट से। हाँ, जो लोग आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, तरह तरह के मुंह बना रहे हैं, सर ये क्या बता रहे हैं, हम तो कुछ और बचपन से पढ़ के आए थे, एनर्जी को मतलब हम सीधे कार्बोहाइड्रेट से जोड़ रहे थे। समझिएगा बच्चा, सबसे ज्यादा एनर्जी जल्दी रिलीज करता है कार्बोहाइड्रेट। जल्दी देगा कौन, लेकिन स्थिर रहेगा कौन? समझ में आया? जो हम स्टोर किए हुए हैं ना, ये फैट है। खूब मस्त खस्ता बनता है हमारे यहां लखनऊ में वही निकला हुआ है, ठीक है ना। और थोड़ा बहुत घी, घी थोड़ा बहुत क्या, बस तो दिन रात उसी में सोया करें, तो वो है ये। यहां से आपको हाईएस्ट एनर्जी मिलती है, जबकि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन अगर हम सीक्वेंस बनाएं यहां पर, तो यहां पर हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा फैट, फिर कार्ब्स और फिर प्रोटीन। इसको लगभग आप बराबर बोल सकते हैं। विटामिन कहीं पर होता ही नहीं है, क्योंकि विटामिन जो होता है ये डिजीजेस को रोकता है, रोगों से बचाता है आपको विटामिन। जबकि ऊर्जा के लिए केवल और केवल दो प्रमुख सोर्स कौन से हैं? तो एक एमसीक्यू सॉल्व, एनर्जी में ही। कोई दिक्कत? समझ में आया? अब अगर जल्दी की बात करें कि सबसे जल्दी कौन से होता है रिलीज, इसी को उल्टा कर दो। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, फिर प्रोटीन और फिर फैट। ये जब हम आपको पढ़ाएंगे लाइफ साइंसेस, तो उसमें हम आपको बताएंगे पाचन तंत्र के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, तब हम वहां पर इसके बारे में बात करेंगे कि जब आप खाना खाते हैं तो आप रोटी जब खाते हैं तो चबाइए आप। बाबा रामदेव कहते हैं 32 बार चबाइए, तो शरीर में पूरी ऊर्जा मिलेगी। कोई चबा पाता है 32 बार? हम बहुत बार ट्राई किए, हम चबा ही नहीं पाए लेकिन कहने का मतलब यह है कि जब आप चबाते हैं उसको 3-4 बार में उसको हम अंदर कर लेते हैं, तो अगर 4-5 बार भी आप चबाए और उसके टेस्ट को आप महसूस करेंगे तो आपको एक मीठा मीठापन दिखेगा। दिखता है कि नहीं दिखता है? दिखता है ना। वो और कुछ नहीं है, वो है क्या? तो इसी के साथ आपका दूसरा एमसीक्यू भी सॉल्व होने जा रहा है कि पाचन क्रिया में सबसे पहला सबसे पहला पचने वाला पोषक तत्व कौन सा है? काम खत्म। कहां पचा? उसके बाद तो अंदर जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? मुंह में जो पहली बार पच रहा है वो क्या पच रहा है? अब कुछ बच्चों ने माल्टोस बोला था, तो कोई जरूरी नहीं है बच्चा आप चपाती खा रहे हो आप कुछ भी पी लो। आप कोल्ड ड्रिंक पियोगे तो क्या माल्टोस मिलेगा? नहीं मिलेगा। जूस पियोगे तो क्या माल्टोस मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा जूस पियोगे तो? फ्रक्टोज मिलेगा। फ्रूट से फ्रक्टोज, ठीक। माल्ट मतलब होता है अनाज, माल्ट से माल्टोज। और ओस का मतलब क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। ओस का मतलब क्या होता है? किसी के आगे ओस लगा दो, ग्लूकोज, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। ओस क्या लगाया? कार्बोहाइड्रेट। क्लियर? एज लगा दो तो क्या बन जाएगा? एंजाइम। नहीं समझ में आ रहा? एज लगा दो किसी के आगे, प्रोटीनिएज, लाइपेज, तो वो क्या बनता है? एंजाइम हो जाता है। एंजाइम क्या करता है? ये तोड़ता है, विखंडित करता है किसी भी केमिकल को तोड़ देगा ये एंजाइम। एज जोड़ जाता है। समझ में आया? कभी कभार आपके दिमाग में कभी कभार ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे, वहां पर कहीं पर भी, ये हो सकता है जेपीएससी में नहीं, भविष्य में किसी और एग्जाम में आप बैठे या हो सकता है जेपीएससी में पूछ ले कि आप कुछ कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो उस जगह पर ये सब चीजें आपके टर्मिनोलॉजीज दिमाग में रहनी चाहिए। आसान हो जाता है, एमसीक्यू सॉल्व करना आसान हो जाता है। आपको उस टाइम ट्रिक लगा सकते हो कि इसमें से एंजाइम कौन सा है, तो दिमाग में आ जाएगा। एज लिखा हुआ है तो आएगा कुछ ना कुछ, कि जब भी लास्ट में एज लगा दो तो क्या हो जाएगा? वो एंजाइम हो जाएगा जो तोड़ रहा होगा। समझ में आया? ये हो गई फूड की बात। कोई दिक्कत? समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? बोलो भाई, पक्का? चलो,
तो हमने यहां पर यह बात कर लिया कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, विटामिन कर दिए। हाँ, बॉडी बिल्डिंग होता है प्रोटीन, एनर्जी मिलती है कार्बोहाइड्रेट से और फैट से, डिजीजेस से बचाता है विटामिन, ये बचाता है बीमारियों से। आपको ज्यादा हुई तो दिक्कत, कम हुई तो दिक्कत। क्या नहीं, हाँ विटामिन से नहीं, प्रोटीन की ज्यादा होगी तो क्यों जाकर रोग हो जाएगा। चलो खैर, यहां समझ में आया। ये विटामिन की जो समस्या है, विटामिन जो है ये आपको बीमारी से रक्षा करेगा। कोई दिक्कत यहां समझ में आया? बताओ। ये हो गया एनर्जी, बॉडी बिल्डिंग, एनर्जी। ठीक, अब ये कर लिया तो अब आ जाओ सीधे, ये होगा फूड की बात। तो आ जाओ फ्यूल की बात। ठीक, तो फ्यूल में अगर हम बात करें तो यहां पर हम देखते हैं कि कैलोरी मात्रा के हिसाब से अगर हम चीजों को समझाएं, अगर मैं यहां पर चार्ट बनाने जा रहा हूं, कृपया करके उस चार्ट को वैसे ही लिख लीजिएगा, क्योंकि इस चार्ट से कम 3 से 4 एमसीक्यू सॉल्व हो जाएगा आपका, वरना इसी एक एक पॉइंट को रटेंगे आप, रटिएगा मत। यहीं पर उस चार्ट को बना लीजिए अपनी कॉपी में, उसको समझ लीजिए। 4 एमसीक्यू सॉल्व एनर्जी से, समझिए कैसे। अगर हम यहां पर सजाएं कि कैलोरी मात्रा, कैलोरिफिक वैल्यू के हिसाब से सबसे ज्यादा से लेकर सबसे कम तक सजाएं अगर हम, तो हम क्या बोलेंगे समझिएगा, लिखिएगा। अभी बोलिएगा मत, लिखिएगा पहले। नीचे से ऊपर जाने पर कैलोरिफिक वैल्यू घट रही है, मतलब यहां की जो कैलोरिफिक वैल्यू होगी वो कितनी होगी, और यहां की जो कैलोरिफिक वैल्यू होगी वो कितनी होगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि कोल, पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी और हाइड्रोजन में हाइड्रोजन गैस की कैलोरिफिक वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। कैलोरिफिक वैल्यू सबसे ज्यादा होने का मतलब क्या हो गया कि 1 ग्राम हाइड्रोजन जलाओ और 1 ग्राम कोला जलाओ तो सबसे ज्यादा एनर्जी कहां से मिलेगी, हाइड्रोजन से। समझ में आया? नहीं आया? कोयले को जलाया, हाइड्रोजन, हमको एनर्जी मिली हाइड्रोजन को, और कोयल को जलाया तो क्या मिला, एनर्जी कम मिली। ये सीक्वेंस है, इसको याद रखिएगा। किसी बुक में एलपीजी और सीएनजी जो होगा ये ऊपर नीचे होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमने देखा है कि किसी किताब में सीएनजी ऊपर कर देते हैं, एलपीजी नीचे कर देते हैं, इट हार्डली मैटर्स, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहां पर एग्जामिनर नहीं फंसाएगा आपको। फंसाएगा कहां, यहां। क्लियर? समझ में आया? चलो अब इसको आगे बढ़ाते हैं चार्ट को। इसकी अवस्था कैसी है? कोयला जो है वो सॉलिड है, पेट्रोल जो है वो लिक्विड है, एलपीजी क्या है, वो भी लिक्विड है, सीएनजी क्या है, वो भी लिक्विड है। नहीं, सीएनजी क्या है, वो गैस है, और हाइड्रोजन क्या है, बोलो, गैस है। और ये क्या है, ये भी तो गैस है। कौन सी गैस है एलपीजी में? हमने बोल दिया, आपने मान लिया। एलपीजी में कौन सी गैस होती है? एक मिनट रुको। एथाइल मरकप्टेन की महक के लिए डाला जाता है। एथाइल मरकप्टेन सल्फरस महक के लिए एक अजीब सी तीखी सी महक डालता है, वो उसी की महक होती है, एथाइल मरकप्टेन की, या एथाइल या मेथाइल कोई भी डाल दीजिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एथाइल मरकप्टेन, मेथाइल मरकप्टेन कोई भी डाल दीजिए, वो महक के लिए है। प्रमुख गैस कौन सी होती है? ब्यूटेन और प्रोपेन। एलपीजी के कंस्टिट्यूएंट होते हैं, घटक होते हैं एलपीजी के। कौन कौन से? ब्यूटेन और प्रोपेन। कितने लोग यहां केमिस्ट्री से हैं? अरे कभी पढ़े होगे, देखो आप, ऐसा नहीं हो सकता कि किसी ने पीसीएम नहीं पढ़ा हो, केमिस्ट्री पढ़े हो ना, हाँ। तो ये बताओ कार्बन कंटेंट किसमें ज्यादा होगा, इसमें किसमें?
एथ मेथ प्रोप ब्यूट, ठीक। तो किसमें हुआ? एथ मेथ प्रोप ब्यूट। तो इसमें कितना हुआ? ये हो गया 3 और ये कितना हो गया? C4। CH4 नहीं, CH4 तो मीथेन हो जाएगा, C4 हो जाएगा। ये हमें उससे नहीं मतलब है कि H कितना है, लीस्ट बॉदर्ड। क्योंकि एमपीएससी में क्वेश्चन बना था, महाराष्ट्र वो एमपीपीसीएस में क्वेश्चन बना था। नॉर्मली क्वेश्चन बनता क्या है कि एलपीजी के घटक कौन से हैं, तो आप लिखोगे ये दोनों। लेकिन अगर फंसा दे क्वेश्चन कि एक ऑप्शन ये दे दे, एक ऑप्शन ये दे दे, नहीं समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? मतलब अगर मैं एक ऑप्शन ये दे दूं आपको और एक ऑप्शन ये दे दूं और तीसरा दे दूं आपको CH4, चौथा दे दूं आपको चलो CO2 डाल, तो CO2 खत्म ही कर दोगे आप। जलना, वो जलाता है ही नहीं। मीथेन हाँ जलाता है लेकिन एलपीजी में नहीं होता। तो इसमें बताइए कौन सा होगा बेस्ट, कौन सा एलपीजी में ज्यादा डाला जाएगा, ये या ये? बताइए बताइए, सोच के बताइए, सोच के बताइए, सोच के बताइए। उतना क्या होता है? वो उतना अच्छा फ्यूल होता है। तो एलपीजी में अगर ऑप्शन घुमाया आपको तो आप लोग लिख लीजिए कि मुख्य घटक क्या होता है? ब्यूटेन। तो एक ऑप्शन अभी सामने आ गया कि जितना ज्यादा कार्बन उतना अच्छा फ्यूल। इस चीज को दिमाग में रखिएगा कि अभी जब हम बताएंगे आपको कोल के बारे में, कोयले के बारे में, तो हम बात करेंगे एंथ्रासाइट कोयले के बारे में, तो हम आपको बताएंगे कि कार्बन कंटेंट यहां पर 80 से 90% होता है, इसीलिए वो बेस्ट फ्यूल होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कुछ दिमाग में बन रहा है ना आपके? नहीं बोलो भाई हाँ कि ना? नहीं, कुछ लोग नहीं बन रहा है अभी। मैम नहीं, आपके पीछे अभी वहीं पर हो आप। हाँ हाँ, किसमें? हाँ बिल्कुल, इसमें होता ही नहीं है बेटा। यहां पर हम कार्बन कंटेंट की फ्यूल की बात हम कर रहे हैं, यहां पर एनर्जी की बात हम कर रहे थे। जब हम हाइड्रोकार्बन की यहां पर बात कर रहे हैं, हम कार्बन, हम उसकी बात हम कर रहे हैं कि एनर्जी कहां से मिल रही है। फ्यूल अच्छा होना ना अच्छा होना वो तो अलग बात है, हम एनर्जी ज्यादा मिली कहां से उसकी अगर हम बात करें, मतलब अगर 1 ग्राम को जलाएं तो कौन सा मिले, कितनी एनर्जी मिल जाए, और उसी 1 ग्राम किसी और चीज को जलाएं तो क्या, तो कितनी एनर्जी मिल जाए। समझ में आया? उस केस में ये क्या होता है? हाँ कुछ पूछ रहे, बताइए क्या क्या बोल रहे, बताओ। कौन सी? स्मेल, स्मेल के लिए एथाइल मरकप्टेन। ये एथाइल भी हो सकता है, मेथाइल भी हो सकता है, कंफ्यूज मत रखिएगा अपने आप को। एथाइल मरकप्टेन, ठीक। समझ में आया? आया कि नहीं? ये सब आपके एमसीक्यू सॉल्व हो रहे हैं, अभी सब्जेक्टिव पे नहीं आए हैं हम, अभी सब एमसीक्यू चल रहा है आपका। ताबड़तोड़ एनर्जी से पहले एमसीक्यू खत्म कर लो, फिर आगे बढ़ जाओ, ठीक। कुछ पॉइंट्स अगर डाल भी दोगे आप अपने सब्जेक्टिव आंसर्स में तो क्लियर हो जाएगा दिमाग में। इतना कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ तक कोई समस्या जो बताया मैंने आपको? अब अगर एक एमसीक्यू यहीं से एक और उठा लो, यहां पर क्या है? सॉलिड, ये है लिक्विड, ये है गैस, गैस गैस। तो अगर एमसीक्यू बन जाए, एक क्वेश्चन बन जाए कि किस प्रकृति के ईंधन ज्यादा कैलोरिक मात्रा के होंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, किसमें? बस खत्म बात, हो गया ना क्वेश्चन। याद करना, आपको याद करते आप 4 बार लिखते, 5 बार याद करते, काम खत्म ना। चार्ट लिखवा के रखा है ना आपने, एक चार्ट से कई एमसीक्यू सीधे सीधे सॉल्व करो। समझ में आया? बोलो हाँ कि ना? यस। ठीक, कोयला हो गया, कोल, पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी। हाँ एलपीजी हो गया, चलो सीएनजी पे आ जाओ। अभी आएंगे इस पर, हम डिटेल में आएंगे, परेशान मत होइएगा, ठीक है। चलिए सीएनजी पर आ जाइए, बताइए मुख्य घटक कौन सा है, प्राइमरी कंस्टिट्यूएंट क्या है इसका?
है क्या? मीथेन, CH4, बहुत बढ़िया। मीथेन को मार्श गैस भी बोलते हैं, ठीक है। मीथेन को हम कोल गैस भी बोलते हैं, कभी कभार कोल माइन से भी निकलता है ये। मीथेन को हम शेल गैस भी बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं? अब शेल गैस क्या होती है? शेल को समझिए दिमाग में शैल से, शैल क्या है? रॉक है। तो रॉक्स के बीच में जो गैस ट्रैप्ड हो जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? शेल गैस। क्लियर? ये सब आपको बताएंगे किसमें? जब आपको हम एनर्जी को सब्जेक्टिव रूप में बताएंगे तब हम वहां पर एक एक चीज को क्लियर करेंगे। यहां पर इतना समझना है आपको। समझ में आ रहा है इतना? कोई दिक्कत? ये हो गया मीथेन। चलो, हाइड्रोजन के बारे में पता ही है आपको, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब आगे बढ़ाते हैं। चार्ट को पूरा हो गया। इसमें देखो, अब आगे देखो। अगर हम कोयले की यहां पर बात करें, ठीक, कोल जो होता है वो 4 प्रकार का होता है, ठीक। बताओ कौन सा? एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। कोई दिक्कत नहीं? हिंदी में, इंग्लिश में लिखते हैं तो एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, कहीं कहीं पर लिग्नाइट को सब बिटुमिनस भी बोलते हैं। किताब में रहे तो कंफ्यूज मत करिएगा, लिग्नाइट है ये, एक ही नाम। और पीट क्या है? पीट है ये, ठीक है। ये बेस्ट है, ये वो वर्स्ट है। मतलब यहां से यहां जाने पर क्या हो जाता है? ये बेस्ट है और ये वर्स्ट है। क्यों है भाई वर्स्ट? क्यों है ये बेस्ट? क्यों है? क्योंकि कार्बन इसमें ज्यादा है और इसमें क्या है? कार्बन सबसे कम है। लगभग 80 से 90% कार्बन इसमें ज्यादा पाया जाता है, जिसमें क्या पाया जाएगा? 40% से कम। किसमें? बिटुमिनस में कितना पाया जाता है? लगभग 60 से 50%। लिग्नाइट में कितना? 50 से 40%। ये आंकड़े आपको टेंशन डालने की कोई जरूरत नहीं है, कोई फिक्स नहीं होता है ये। बस इतना दिमाग में रखना है कि ये क्रोनोलॉजी याद रखिएगा। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? कार्बन कंटेंट इसमें सबसे ज्यादा होता है, पीट में सबसे कम होता है। लेकिन दुर्भाग्य हमारा कि यहां पर हमें मिलता नहीं है कुछ। इंडिया में यह मिलता है केवल 1%। कहां पर? वो भी कारगिल एरिया में। कारगिल आ जाए, लद्दाख रीजन आ जाए, कश्मीर रीजन आ जाए, वो सब एक ही है। अब एग्जामिनर के मन में क्या चल रहा है क्या पता? कारगिल डाल दे, लद्दाख डाल दे, कश्मीर डाल दे, जम्मू रीजन डाल दे, कहीं भी डाल दे, तो ये हो गया। कहने का मतलब कि अगर काराकोरम रेंज की हम बात करें तो काराकोरम रेंज में ये पाया जाता है। पता है ना काराकोरम रेंज क्या होते हैं? ज्योग्राफी में पढ़ाया था भाई पिछली बार, ऐसा मत करिए कि नहीं पता है। काराकोरम, जास्कर, लद्दाख, याद आया? लद्दाख, जास्कर, 3 श्रेणियां होती हैं ट्रांस हिमालय की। तो ट्रांस हिमालय की पहली श्रेणी कौन सी है? काराकोरम, ठीक है ना। इसी के सबसे उच्च चोटी कौन सी है? K2, यही है। उसी में पाया जाता है हमारा ये। क्या? केवल कितना? 1%। इसलिए इसका हम माइनिंग नहीं करते, एक्सप्लोरेशन नॉट पॉसिबल। क्योंकि 1% के लिए हम क्या करें? क्या करेंगे उखाड़ के उसको? इससे अच्छा बिटुमिनस से काम चलाओ अपना। समझ में आया? यस और नो? आ रहा है? चलिए, सुबह कुछ बात हुई थी ना इस पर हमारी, कुछ ने बताया था इसके बारे में, ज्यादा होता है, बताया था ना आपको। चलिए, कुछ और बताया था हमने बिटुमिनस के बारे में। कोयले के बारे में 2-3 चीजें बताई थी आपको, आज ही बताई थी। क्या बताया था बताइए? देखें सुबह की मेमोरी कितनी आपकी शार्प रहती है।
क्या? पीट और लिग्नाइट। तो कोयला जो पाया जाता है वो दो समय का पाया जाता है। एक पाया जाता है गोंडवाना के काल का, और एक पाया जाता है टर्शियरी या तृतीयक काल का। ठीक है, गोंडवाना का जो कोयला है वो बेस्ट कोयल है, और जो तृतीयक कोल है वो वर्स्ट कोल है। ठीक, गोंडवाना कहां पाए जाते हैं बताया था आपको हमने। उधर से उठा लीजिए, पूरा इधर से झारखंड से उठाइए और नीचे तक ले जाइए, कहां तक? आंध्र तक। आंध्र तक लाके छोड़ दीजिएगा, और थोड़ा सा ऊपर उठा के घुमा के नीचे छोड़ दीजिएगा। ठीक है, बस एमपी के ऊपर मत जाइएगा, यूपी में भी जाइएगा। यूपी के लोवेस्ट बॉर्डर पे जाइएगा, जहां पर सोनभद्र वाला एरिया है, मिर्जापुर सोनभद्र का जो एरिया है ना, सदर्न यूपी का, जो एमपी से जुड़ता है, छत्तीसगढ़ के पोर्शन से जो थोड़ा सा जुड़ता है एमपी के पोर्शन से, वहां पर क्या हो जाता है, इसको वहां पर भी थोड़ा सा मिलता है हमें। कौन सा? बिटुमिनस। लिग्नाइट नहीं मिलता। लिग्नाइट कहां से मिलेगा? तृतीयक या लिग्नाइट कहां से मिलेगा? वो मिलेगा कहां से? कहां? तमिलनाडु से। बताइए, क्लियर है? हाँ, वहां भी मिलेगा, वहां पर बिटुमिनस मिलेगा। क्लियर? समझ में आया कि नहीं? यहां तक कोई दिक्कत? इसे हम आपको ब्रीफ करना है, टेंशन मत करिएगा, सब कुछ डिटेल में चलेंगे, हम लिखवाएंगे भी इसको। सिर्फ आज हम इसके एमसीक्यू को क्यों को खत्म कर रहे हैं कि खत्म हो जाए आपका एमसीक्यू, एटलीस्ट इतना। बताइए, यहां तक कोई समस्या? किसी को कुछ पूछना है इसमें? कुछ लोग अभी पीछे ही पट बैठे होंगे कि आगे अभी पीछे कहीं फंसे होंगे। बताइए, अगर मैं तेज चला तो मैं और धीरे हो जाऊं? क्योंकि जब आप यस बोल देंगे तो मुझे लगेगा कि आपको आ गया, और फिर मैं और स्पीड बढ़ा दूंगा अपनी। और अगर तेज चल रहे हैं तो प्लीज मुझे बताइए, थोड़ा मैं धीरे कर दूं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो लोग नॉन साइंस बैकग्राउंड के होंगे, उनको साइंस पहली बार पढ़ रहे होंगे, तो कृपया करके हिचकिए मत, मेंस देना है आपको। नहीं इस बार देना तो अगली बार तो देना ही देना। कुछ बच्चे नए भी हैं ना, फाउंडेशन बैच के भी होंगे, तो अगली बार तो प्लान कर ही रहे हैं आप लोग, देना है। तो जो एक बार मेहनत कर लो तो कर लो कायदे से, फिर आओगे क्या अगली बार पढ़ने? एक ही बार पढ़ डालो अच्छे से, रख लो अपने पास नोट्स अपना, क्लास करते रहना। बताओ, क्लियर हुआ यहां तक? समझ में आया? तो बता दो, कोल प्रोड्यूसर कौन सा सबसे बड़ा देश है? नंबर 1 पे कोल प्रोड्यूसर कौन सा है? यही तो समस्या है। कोल कार्बन एमिटर कौन सा है? कौन सबसे ज्यादा कोयला निष्कासित करता है? कार्बन सबसे ज्यादा निष्कासित करता है। चलो, चाइना दूसरे नंबर पर, तीसरे पर। तो कोल प्रोड्यूसर स्टेट कौन सा है यूपी में, सॉरी इंडिया में? देखो, प्रोडक्शन के लिए ही मैं बोल रहा हूं। और रिजर्व में फिर झारखंड के बाद रिजर्व में पहले कौन सा है? झारखंड। फिर पहला है झारखंड, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है वेस्ट बंगाल, पांचवा है आपका, कितना बताए हम? कौन सा बताए? पहला है झारखंड, फिर उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, फिर वेस्ट बंगाल, फिर कर्नाटक या आंध्र प्रदेश, ऐसे चेक कर लेना। 4 मुझे याद है, बाकी याद नहीं आ रहा है। रिजर्व, रिजर्व। पहला माइन कहां पर बना? पहला कोल माइन, इंडिया का पहला कोल माइन कहां पर है? रानीगंज। कहां, कब? 1774 ब्रिटिश एरा में बनाया गया था। उसके बाद कौन सा बनाया गया? झरिया। कहां पर है? समझ में आया? समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए, कोयला हो गया। देखिए टाइम हुआ कि नहीं भाई?
ये क्लास है, चलिए खींच लेते हैं अभी थोड़ा सा और। हाँ, इसमें कुछ पूछना है बताइए फटाफट, कुछ पूछना हो बताइए जल्दी से, कोयले में या किसी चीज में जो उतना बताया अभी आपको मैंने। किसमें? डेटा याद नहीं है, अभी करवाएंगे फिर आपको, अभी दिमाग नहीं चल रहा। छत्तीसगढ़ है प्रॉब्ली, पहला यहाँ तक याद आ रहा है, छत्तीसगढ़ है। 1774, 1774 वेस्ट बंगाल। फिर झरिया है 1774 रानीगंज। क्लियर हो गया? 1900 कुछ में, 1903 में शायद, हाँ वही हो जो भी होगा, मतलब पोस्ट प्री इंडिपेंडेंस है ये सब प्री इंडिपेंडेंस थे, झरिया और ये सब प्री इंडिपेंडेंस की है, मतलब 47 से पहले की बात है ये। रानीगंज नहीं, वो लिमिटेड वो अलग है बेटा, ये माइन है, ये माइन है, वो लिमिटेड वो पीएसयू है आपका। बताएंगे अभी, आप टेंशन मत करिए, अभी एनर्जी पे रहिए, वो ज्योग्राफी में आप पहुंच जाएंगे अभी आप। बताइए यहां तक कोई दिक्कत, एनर्जी में कोई प्रॉब्लम, समझ में आया? तो कोयला हमने कर लिया, एलपीजी हो गया, सीएनजी को ब्रीफ कर दिया, बचा पेट्रोल। 5 मिनट में पेट्रोल भी देख लेते हैं, फिर हम आएंगे इस पर डिटेल में करेंगे। चलो, अगर हम पेट्रोल की यहां पर बात करें, पेट्रोल सीधे नहीं, पेट्रोलियम की अगर हम यहां पर बात करें, तो पेट्रोलियम जो हमें मिलता है वो मिलता है क्रूड ऑयल में। किसमें? कच्चे तेल के माध्यम से मिलता है। कच्चे तेल का करते हो आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जो लोग साइंस से थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे, 8th 9th तक भी उनको पता होगा, हिंदी में बोलते हैं प्रभाजी आस्वर। इससे आपको संबंध नहीं है, कोई नहीं पूछे कि आप हाई स्कूल इंटर एग्जाम नहीं दे रहे, फिर भी हम बता देते हैं कि जब कोई ऐसा लिक्विड हो जिसमें कई सारे लिक्विड मिलाए गए हों, लेकिन सबका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग हो, डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट का हो, लेकिन नेचर एक हो तो सब लिक्विड। मतलब अल्कोहल में आप विनेगर मिला दीजिए, आप पानी मिला दीजिए, आप एक चीज और मिला दीजिए, और फिर उसको उबालें आप, तो कैसे आप उसको आप क्या करो उसको, कैसे आप उसको अलग कर पाओगे? तो इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। एक ही बीकर में आप उसको लगा के जलाओगे, बर्न करोगे, थर्मोमीटर लगाओगे, जिस पर जिसका बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सबसे पहले भागेगा। इकट्ठा किया, निकाला, फिर अगला को उबाला, फिर किया, फिर निकाला, फिर किया तो फिर निकाला। ये क्या होता है? ये है प्रोसेस क्रूड ऑयल को साफ करने। समझ में आया? खैर, इससे मतलब नहीं। तो क्रूड ऑयल को साफ करने के बाद आपको मिलता क्या है? मिलता है डीजल। फिर मिलता है आपको यहां पर 2 गैसें मिलती हैं, कौन कौन सी? ब्यूटेन और प्रोपेन। बताया अभी आपको, इसको इकट्ठा करेंगे और क्या कर देंगे? एलपीजी में भर देंगे। और क्या मिलता है? एस्फॉल्ट। ये होता क्या है भाई? पहली बार सुन रहे हैं बहुत लोग, एस्फॉल्ट क्या बला हुई है? क्या क्या कुछ बोले, बताओ। है? मिट्टी का तेल नहीं है, केरोसिन नहीं है ये। सड़क निर्माण में आप लोग देखते होंगे ना, ये आपको अभी तक पढ़ना था, लेकिन अब ये उसको हम यूज करते हैं बायो एस्फॉल्ट। इसको आपको पढ़ना है साइंस में, इसी को पढ़ना है आपको एनवायरमेंट। ज्यादा ऊर्जा पेट्रोल देगा, एनर्जी थोड़ा ना मिलता है वहां पर। सोचना पड़ेगा, एक मिनट हो जाएगी, मुझे ध्यान लगाने दीजिए भाई, एक मिनट। अच्छा क्वेश्चन पूछा है भाई, थोड़ा 2 मिनट सोचिए, हमें सोचने दीजिए कि भारी वाहनों में काहे डीजल यूज कर रहे हैं, क्यों कर सकते हैं? क्या करता है? क्या करता है? सर्विसिंग कराने के लिए आप यूज करोगे? क्या यूज हो सकता है बताएंगे, नहीं आया दिमाग में हमारे। खैर,
वो एप्लीकेशन पार्ट हुआ इसका। क्या ये सब बाय प्रोडक्ट्स हैं बच्चे इसके, डायरेक्टली नहीं मिला। कोई ऐसा नहीं कि इसके बाद ये मिला, इसके बाद ये मिला, इसके बाद ये मिला, ऐसा नहीं है। ये सब मिल रहे हैं, टाइम टाइम पर मिल रहे हैं। पेट्रोल मिला, डीजल मिला, ये ब्यूटेनोप्रोपेन मिला, एस्फॉल्ट मिला। हाँ बिल्कुल मिलेगा। हाँ ऐसी कोई क्रोनोलॉजी नहीं है इसकी, और अगर है भी तो आपको दिमाग में नहीं रखनी है। आपको सीधे रखना है कि क्रूड ऑयल से क्या मिले, आपको ये 4 प्रोडक्ट्स मिले, खत्म। पहला क्या मिला, दूसरा क्या मिला, लीस्ट बॉर्डर्ड, उससे आपको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप नहीं करने जा रहे हैं इसकी रिफाइनिंग। ठीक, आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि ये 4 चीजें मिलती हैं, पेट्रोल, डीजल, ब्यूटेनोप्रोपेन और ये होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड में, रोड कंस्ट्रक्शन में आप उसका प्रयोग करते हैं। एस्फॉल्ट, ये पोल्यूशन था, ये प्रदूषक था, सबसे ज्यादा पोल्यूटेंट था ये, ठीक है। एस्फॉल्ट के जलने पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती थी और भी कई गैसें निकलती थी, तो इसको आपने ऑर्गेनिक कर दिया। अब हम लोग यूज करते हैं बायो एस्फॉल्ट सन 2005 के बाद से, और प्रॉब्ली 8 के बाद से अब हम लोग बायो एस्फॉल्ट को यूज करते हैं। पहले आपको याद होगा कि सड़क के किनारे बड़ा सा जलाते थे और खूब धुआं होता था, वो एस्फॉल्ट हुआ करता था। अब क्या करते हैं, चेंबर में बनाकर उसको और सीधे उसको यूज कर लेते हैं। अब उतना धुआं नहीं निकलता है, ठीक है, निकलता है लेकिन उतना धुआं नहीं निकलता है। वो क्या है, वो बायो एस्फॉल्ट। बायो का मतलब हो गया ऑर्गेनिक, मतलब पौधों से, जीवों से मिल निकालते हैं हम उसको। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत? तो एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है भाई? एक मिनट, एक सेकेंड भाई, देखिए रुक जाइएगा। हाँ मैम, चलिए सर। नहीं, यस नहीं, आंसर चाहिए। हाँ? वो नहीं आएगा ऑप्शन में। हाँ, क्योंकि जहां हम कंफ्यूज कर रहे हैं वही कंफ्यूजन आपको एग्जामिनर करेगा। हाँ, एक मिनट, लिक्विफाई या लिक्विफाइड? वो उनका चले जी, फाइड। मैम अब आप ही बचे यार, अब आप ही जरा पूछेंगे। हाँ, कितना, क्या लिक्विफाइड, लिक्विड? यस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, लिक्विड नहीं होता है, क्योंकि ये गैस है। गैस को द्रवित किया जाता है, क्योंकि इस गैस की खासियत होती है ब्यूटेन और प्रोपेन की, कि इसमें 2 खासियतें होती हैं। ये होती है हाईली इग्नियस, इनका ज्वलन ताप जो होता है वो बहुत कम होता है, बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है। इनको जब आग पकड़ लेंगी तो इनको ट्रांसपोर्ट करना इजी नहीं हो पाएगा, इनको रखना आसान नहीं हो पाएगा। तो आप क्या करते हो, एक निश्चित ताप पर, याद रखिएगा जो मैं वर्ड बोला, क्योंकि आपका फिजिकल में नहीं है क्या? नहीं है, द्रवण नहीं था उसमें, मैटर, शायद मैटर है कि नहीं है आपका? है मैटर? नहीं, चलो खैर। लिक्विफाइड क्यों कर रहे होते हो? क्योंकि हम क्या करते हैं, एक बॉयस लॉ तो नहीं है ना, गैस लॉ है नहीं आपके, है कि ना? बॉयस लॉ गैस लॉ नहीं है ना? हाँ ठीक है, हटाइए। तो निश्चित ताप पर जब दाब को बढ़ाया जाता है, माइंडेड, मैंने क्या बोला, निश्चित ताप पर, टेम्परेचर बीइंग कांस्टेंट, व्हेन द प्रेशर इज बीइंग इंक्रीज्ड, it will liquefy, राइट? निश्चित ताप पर जब दाब को बढ़ाया जाता है, तापमान को स्थिर रखते हुए, तापमान नहीं बढ़ाओगे, तापमान को स्थिर रखोगे, जब प्रेशर को बढ़ाओगे तो गैस मॉलिक्यूल्स जो दूर दूर थे
वो इकट्ठा होना शुरू करोगे। और आपको पता है मैटर के केस में कि मैटर की जो अवस्थाएं होती हैं वो 3 होती हैं। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो यहां से यहां भागोगे, यहां से यहां भागोगे, और फिर यहां से यहां और यहां से यहां जाओगे। नहीं जाओगे? जाओगे। तो अगर गैस को कन्वर्ट किया गया तो क्या बनेगा? लिक्विड। जब इसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर है, जब पास कर दिए जाएंगे तो क्या बन जाएंगे? लिक्विड। और पास कर दिया तो क्या बन जाएगा? सिंपल। मतलब इसमें ज्यादा हम भी और डिटेल में नहीं जाएंगे। ऊर्ध्वतापन और सब्लिमेशन उसकी अभी बात नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल बात कर रहे हैं कि जब सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस जाएंगे तो क्या अंतर होता है कि इनके मॉलिक्यूल्स थोड़ा दूर पास होते हैं, इनके मॉलिक्यूल्स थोड़ा दूर होते हैं, और इसमें क्या होता है? सबसे ज्यादा दूर होता है। तो उल्टा कर लो इसको, थोड़ा सा पास ले आओ, तो गैस को पास लाए तो क्या बन जाएगा? और हाँ जी, किसमें? बिल्कुल क्लोज सिस्टम है। किसके? अच्छा चलो भाई साहब आगे बढ़े हैं। चलिए, आपने क्या बताया? क्लोज सिस्टम में क्या बात हम कर रहे हैं? प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो क्यों? सिरिंज में कैसे करते हो आप? सिरिंज में जब आप वाटर को फ्यूज कर रहे होते, बाहर निकाल रहे होते हो, अब उसमें आप क्या कर दो? बाहर से उसको टैप को बंद कर दो, बाहर से उसका मुंह है उसको बंद कर दिया आपने, और प्रेशर दे, तो क्या उसमें टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं? एक मिनट, हाँ क्या? क्यों इनवैलिड है बच्चे? क्यों इनवैलिड है? ये क्लोज सिस्टम ओपन सिस्टम की जो हम बात कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं? आप क्लोज सिस्टम की जो हम बात कर रहे हैं, ये हम प्रेशर कुकर की यहां पर बात कर रहे होते हैं। ये क्लोज सिस्टम है। धरती के अंदर कहां जा रहे हैं हम? धरती के अंदर कहां जा रहे हैं बच्चे? ठीक है, चलो यहां तक हुआ क्लियर? बताओ, समझ में आया? ऐसा कोई जिसको कुछ समझ में नहीं आया, सब बाउंस मार गया पीछे, प्लीज बताइएगा। क्योंकि अगर आप हाँ बोल रहे होंगे तो कल हम थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देंगे इसकी, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं स्पीड थोड़ी कम करके मैं और बेसिक हो जाऊंगा। मैम कोई बात नहीं, टेक्नोलॉजी में इसका संबंध बहुत कम है। जो हम आपको जो आपको अभी तक पढ़ा रहे थे कोयला, ऐसा कुछ बताए थे क्या हम आपको? नहीं समझ आया था ना? तो वो तो आया था ना। बस ये हमारा जनरल साइंस है, वो हमारा क्या था? वो हमारी अलग चीज़ थी। जब हम टेक्नोलॉजी पढ़ा रहे होंगे, जो आपका सेक्शन ई जो है उसमें बहुत कम आएगा, और अगर आएगा तो इतना ही आएगा, उसको मतलब नहीं रखना है। आप जो बताया वो समझ में आया ना? इतना बस ऐसे ही समझ हो गया। क्योंकि जब हम आपको बताएंगे न्यूक्लियर एनर्जी, जब आपको बताएंगे रोबोटिक्स के बारे में, रोबोटिक्स है ना आपके पास? रिमोट सेंसिंग है, रोबोटिक्स नहीं है आपका। नैनो टेक्नोलॉजी भी नहीं है आपको, नहीं है, कोई बात नहीं। तो बड़ा बड़ा जो है वो तो है ही नहीं, ठीक? जहाँ पर कंफ्यूज करते हैं आप लोगों को। तो आपका क्या है? पहला है आपका एनर्जी, जहां मुझे दिख रहा है। दूसरा है आपका स्पेस टेक्नोलॉजी। तीसरा है आपका बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है ना? मिसाइल प्रोग्राम भी है आपका, ठीक? बायोटेक्नोलॉजी हो गया। बायोटेक्नोलॉजी के बाद आप कहां जाओगे? सीधे आ जाओगे आईटी पर, और आईटी के बाद कहां जाओगे? हेल्थ पॉलिसीज पर। काम खत्म। 6-7 पोर्शन है आपके। क्लियर? बढ़िया, कोई दिक्कत? आगे बढ़ाए? चल रहा जा रहा है कि नहीं जा रहा दिमाग में? आगे बढ़ा देना फिर। चलो अभी टाइम है मेरे पास, अभी टाइम है 10 मिनट में। 10 मिनट में कुछ चीजें हो जाएंगी आप। नहीं भाई 6 बजे तक नहीं पढ़ा सकते, हमारे और भी अपॉइंटमेंट्स हैं, टाइम में दिक्कत हो जाती है। चलिए चलिए दोबारा लौटते हैं एनर्जी पर। आप मत लौटिए, आप वहीं पर रहिए। हम लौट रहे हैं एनर्जी पर, और एनर्जी को अगर हम देखें तो इसको अगर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करें,
एक डिवाइड करें इसके सोर्सेस के आधार पर, मतलब स्रोतों के आधार पर, और अगर हम दूसरा देखें इसका उपयोगिता या इंपॉर्टेंस के आधार पर। क्लियर? तो सोर्स में अगर हम देखें तो इसको हम दो पार्ट्स में फिर डिवाइड कर सकते हैं भाई। कौन सा बताओ? रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। अभी सब आप ही बताएंगे, हम कुछ नहीं बताएंगे, और यहीं से आपका सब्जेक्टिव आंसर स्टार्ट हो रहा है। अगर आपने ये चार्ट बनाना स्टार्ट कर दिया, अपने आंसर कोई भी क्वेश्चन आया आपने ये चार्ट बना दिया, एग्जामिनर को लग जाएगा कि बच्चे को कुछ तो आता है, और फिर हर लाइन पर आपको वो नंबर दे रहा होगा, कुछ ना कुछ नंबर वो पेश कर रहा होगा। ठीक, चलिए, तो ये क्या हो गया? रिन्यूएबल। ये क्या हो गया? नॉन रिन्यूएबल। हिंदी में बोलें तो इसको हम क्या बोलेंगे? नवीनीकृत। और ये क्या है? अनवीनीकृत। बढ़िया, स्पेलिंग गलत हो गया, देख लीजिएगा। नवीनी हो गया, नवीन होता है। ठीक है, समझ में आया? चलो, अब यहीं पर एक चीज और समझ लो कि एक शब्द हम यूज करने जा रहे हैं, इसको आपको लिखना है आपके आंसर में, और ये आपके 2 नंबर बढ़ाएगा। ह्यूमन टाइम स्केल, मानव समय काल। ये आपको लिखना है अपने आंसर में, ये पॉइंट जरूर लिखिएगा। ये पहले समझा दे आपको। ह्यूमन टाइम स्केल का मतलब क्या होगा कि आपका जीवन काल कितना है, एक मानव का जीवन कितना साल का है। तो लगभग मान के चलते हैं 80 साल, 70 से 80 साल। अब इसके ऊपर कोई नहीं जीता है। जो जी रहा है तो वो उसका दुर्भाग्य है, वो जी रहा है, कहीं ना कहीं अपने आप को मार रहा है। 70 से 80 साल तक नॉर्मल इंसान जीता है, स्वस्थ जी रहा होता है। ठीक, स्वस्थ का मतलब चल फिर रहा था, अपने अपने रोजमर्रा के काम कर रहा होगा। 70 से 80 साल ये क्या है? ये एक ह्यूमन टाइम स्केल है। जो हम बता रहे हैं वो लेमैन लैंग्वेज है, साइंस इसको नहीं बोलता है। साइंस की डेफिनेशन कुछ दूसरी है, लेकिन आपको उससे मतलब नहीं है। आपको यही समझना है कि ह्यूमन टाइम स्केल कितना होता है, मानव जीवन काल कितना होता है? 70 से 80 साल। अब अगर 70 से 80 साल में कोई चीज दोबारा बन जाए, समझिएगा, आपके जीवन में मैंने इसको इस पेन को लूं, मैं तोड़ दूं, और कल फिर ले आऊं उस पेन को, फिर तोड़ दूं, फिर ले आऊं, फिर तोड़ दूं, तो क्या ये पेन कभी खत्म हो रहा है? मेरे लिए वैसे खत्म हो रहा होगा, मेरे लिए क्या ये पेन कभी खत्म हुआ? जब मैं क्लास में आऊं तो जो मूवी थी ना, वो कौन सी थी? एलओसी नहीं, कौन सी थी जब मोबाइल तोड़ता है भाई? हाँ, उड़ी। उसमें जो वो मोबाइल तोड़ रहे थे परेश रावल जी, उनके लिए तो मोबाइल बना ही था। ठीक है ना, वो जब आ रहे हैं बात कर रहे हैं उसका मोबाइल तोड़ दे रहे हैं। उसी प्रकार अगर मैं इसको लाके तोड़ दूं, मतलब इसको मैं पूरी तरीके से कंज्यूम कर लूं, और कल जब मैं दोबारा आऊं तो मुझे दोबारा ये मिल जाए, तो क्या ये पेन मेरे लिए खत्म हुआ? नहीं खत्म। 70 साल तक मैं उसको तोड़ूं, बनाऊं, फिर रोज आऊं, रोज तोड़ूं, रोज बनाऊं, तो क्या ये पेन मेरे लिए खत्म हुआ? हुआ क्या खत्म? नहीं। लेकिन अगर आज मैं इसको तोड़ दूं और फिर मुझे ना मिले, क्योंकि इसको बनने में 80 साल से ज्यादा लग जाए, तो क्या ये पेन लिमिटेड है मेरे लिए? बिल्कुल है। इसको मैं बचा के रखूंगा। नहीं समझ में आया? आया कि नहीं? आज मैं इसको खत्म कर दूं, फिर ये मानव जीवन काल में दोबारा ना बने, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? ये मेरे लिए लिमिटेड रह जाएगी, यूनिक पेन है मेरा, 80 साल तक इसको दबा के रखूंगा अपने पास में। हुआ कि नहीं? उसी प्रकार आप इसमें आ जाइए। अगर कोई एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, ऐसा कोई भी एनर्जी जो ह्यूमन टाइम स्केल में दोबारा बन सके, उसे हम क्या बोलेंगे? समझ में आई परिभाषा? किताबों में यह परिभाषा नहीं मिलेगी आपको। उसमें यह सिंपल लिखा रहेगा कि एक बार जो खत्म हो गई दोबारा बन सके, ऐसा कुछ लिखा होगा ना। ये लिखिए, ऐसा कोई ईंधन which can be produced in a human time scale, ऐसा ईंधन जो मानव जीवन काल में दोबारा या मानव जीवन काल में कई बार उत्पन्न किया जा सके, उसे हम क्या बोलेंगे?
नवीनीकृत। इसके अंदर फिर आप पॉइंट लगाइए, फिर लिखिए, इट इज एंडलेस। ये कभी समाप्त नहीं हो सकता। इट कैन बी यूज्ड रेगुलरली। इसका प्रयोग असीमित हो सकता है। अपने वर्ड्स में लिख लीजिएगा इसको। आज के लिए बता रहा हूं, कल मैं इसको लिखवा भी दूंगा, अभी के लिए फिलहाल दिमाग पे रख लीजिए कि घर जाने से पहले कुछ रहे आपके दिमाग में। एग्जाम्पल दे दीजिए, एग्जाम्पल दीजिए भाई, जल्दी जल्दी। हाँ, वही बोलोगे सबसे पहले, वही निकलता है। फिर चलो मान ली, चलो पहले एग्जाम्पल लिया, क्या लिया आपने पहले एग्जाम्पल भाई? चलो यहां लिख रहे हैं, बाद में रब कर देंगे इसको। क्या हुआ? सौर ऊर्जा। चलो और बताओ। हाँ हाँ, एक ही बोलो। विंड एनर्जी। चलो, पन बिजली, पन ऊर्जा, या पवन ऊर्जा। हाँ चलो, फिर तीसरा हाइड्रो। चलो फिर बताओ, और पांच, चौथा जियोथर्मल एनर्जी। बहुत बढ़िया। भूतापीय ऊर्जा, तापीय नहीं, भूतापीय, भूतापीय ऊर्जा। चलो आगे बताओ। हाँ, टाइडल एनर्जी या ज्वारीय ऊर्जा। हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है। और बताओ, चलो बताओ, बताओ और कोई? कई है। चलो इस पे आ जाओ। हाँ, बायोमास। बहुत बढ़िया, बायोमास, बहुत बढ़िया, बायोमास एनर्जी। और बताइए, और बताइए, और कोई है? नहीं, इतना ही रखिए। चलिए, अनवीकृत में आ जाए। अब इसकी परिभाषा को पलट दीजिए, सब कुछ पलट दीजिए। जो ह्यूमन टाइम स्केल में ना बने, जिसके निर्माण में कई शतक लगे, मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म, जो सीमित हो, जिसका जो लिमिटेड हो, फिर जिसका प्रयोग आप बार बार नहीं कर सके, लगातार ना कर सके, तो क्या हो जाएगा वो? नॉन रिन्यूएबल, अनवीनीकृत। समझ में आया? नहीं आ रहा, कुछ लोगों को नहीं आ रहा है। पक्का? एग्जाम्पल दे दीजिए भाई। चलो पहला एग्जाम्पल, इसको हटा दें। हटो भाई। चलो पहला एग्जाम्पल ले लिया। क्या? बहुत बढ़िया, फॉसिल फ्यूल। अब फॉसिल फ्यूल में आप डाल दोगे कोल और पेट्रोल। चलो बहुत बढ़िया। और बताओ। चलो हो गया, कोल पेट्रोल डाल दिया। चलो आगे बताओ, अगला। हाँ, यूरेनियम, नाभिकीय ऊर्जा बोल दो, न्यूक्लियर एनर्जी बोल दो। चलिए क्वेश्चन उठ गया फिर यहीं से, इसी को मैं यहीं वहीं तो ला रहा था। न्यूक्लियर एनर्जी को आप कहां डालोगे, यहां या यहां? ये क्वेश्चन बन रहा है करंट अफेयर्स का, समझिएगा। और 2022 यूपीएससी का क्वेश्चन ये क्लियर है। यूपीएससी जो भी बच्चे पढ़ेंगे, या आप लोगों में से कोई अगर जान रहा हो यूपीएससी के पढ़ेगा अगर कभी भविष्य में, या अभी इसी साल देने का मन हो रहा होगा, तो ये मान लीजिए 2022 का ये क्वेश्चन क्लियर है, डिक्लेयर्ड है ये। चलिए बताइए मेंस का, बताइए न्यूक्लियर एनर्जी को आप किसमें कंसीडर करेंगे, इसमें या इसमें? किसमें? नॉन में कि रिन्यू में? हाँ, नॉन में करेंगे। क्यों? क्योंकि यूरेनियम लिमिटेड है हमारे पास और वो खत्म हो जाएगा। लेकिन आगे आने वाले सालों में जब हमारा थर्ड फेज पहुंच जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं। जब न्यूक्लियर एनर्जी पढ़ाएंगे वहां पर, तो आप ये लिखोगे कि नाउ प्रेजेंटली इट इज नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, बट when we will complete the third phase of nuclear energy program, it can be converted to
वर्तमान में वो क्या है, अनवीनीकृत ऊर्जा स्रोत है। लेकिन अगर हम नाभिकीय ऊर्जा प्रोग्राम के योजना के तीसरे चरण को अगर हम पार कर लेते हैं तो वह नवीनीकृत ऊर्जा के रूप में स्थिर हो जाएगा। कैसे? अभी बताया मैंने आपको कि इंडिया के पास मोनाजाइट सॉइल है और इतना है कि वो कई शतकों तक चलेगा। तो इसकी परिभाषा मैंने क्या बताई थी अभी, कि जो एंडलेस हो, जो चले, कभी खत्म ना हो। तो फिलहाल आपके जीवन काल और आपके 2-3-4 पुश्तों के बाद तक वो क्या रहेगा, उसके बाद देखा जाएगा। अरे वो तो खैर वो तो बाद में यूज करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? आया? कोई दिक्कत? ये पॉइंट आप लिख सकते हैं, ये मेंस का तो आंसर लिख सकते हैं, आप लिख रहे हैं इसको, इस पॉइंट को आप डाल दीजिएगा स्टार में। और सुबह मैंने बताया था आपको नोट्स लिखने का तरीका, कि अपने पेज में एक पोर्शन को काट लीजिए और जो हम बकवास कर रहे होते हैं उन बकवास को लिख लिया करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, कहीं ना कहीं आपके इंपॉर्टेंट नोट्स के पॉइंट को डाल रहा होता है। अगर आपने ये पॉइंट लिखकर अंडरलाइन कर दिया, हाँ तो जब एक्सेप्टेड किया गया था तो उस टाइम इसको भी रखा गया होगा। आज सेट नो खत्म हो रहा है ना, जब एक्सेप्ट किया गया होगा तो उस टाइम हमने इसको भी यहां रखा होगा। क्लियर? बताइए, कोई दिक्कत? समझ में आया? अब रोक देते हैं, 2 मिनट खत्म करते हैं इसको। चलो अब अगर हम बात करें इसके इंपॉर्टेंस की, 2 मिनट में खत्म करेंगे इसको। समझिए इंपॉर्टेंस की अगर हम यहां पर बात करें तो इंपॉर्टेंस को हम क्या बोलते हैं, यहां पर 2 तरह की समझ में आया, एक होता है कन्वेंशनल और एक होता है नॉन कन्वेंशनल। मतलब पारंपरिक और गैर पारंपरिक या अपारंपरिक। कहने का मतलब क्या हो गया, कि जिसका प्रयोग आप अपने जीवन में कई बार कर रहे हैं। समझिएगा, मतलब कई बार नहीं, मतलब आपके दिनचर्या में वो शामिल है, तो वो क्या हो जाएगा, कन्वेंशनल है। सुबह से शाम तक आप उठकर सुबह उठने से लेकर शाम तक आप किस एनर्जी का प्रयोग कर रहे हैं, रिन्यूएबल या नॉन रिन्यूएबल? बताइए, आप सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक आप किस एनर्जी का प्रयोग कर रहे हैं? यहां पर हम हम किस एनर्जी का प्रयोग कर रहे हैं, नॉन रिन्यूएबल या रिन्यूएबल? नॉन रिन्यूएबल प्रयोग कर रहे हैं। तो अगर आप सिंपल कह दें कि समस्त रिन्यूएबल क्या है, सॉरी नॉन रिन्यूएबल क्या है, वो कन्वेंशनल है। तो क्या मैं गलत हूं? नहीं समझ में आया? अनवीनीकृत ऊर्जा भंडार, ऊर्जा स्रोत, ठीक, ये पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं। क्या हम गलत है? क्योंकि कन्वेंशनल का मतलब क्या हो गया, पारंपरिक का मतलब क्या हो गया, कि जो दिनचर्या में आपके शामिल है, मतलब जिसका प्रयोग आप ज्यादा कर रहे हैं, वो क्या होता है, पारंपरिक। गैर पारंपरिक या नॉन कन्वेंशनल का मतलब क्या हो गया, कि जिसका प्रयोग आप कम कर रहे हैं। आप में से कितने लोगों के घर पे सोलर पैनल लगा हुआ है? सोलर पैनल आपके घर में लगा है? आपके घर में? तो यहां कितने बच्चे हैं? अरे वो ठीक है, कोई लगा है? कितने बच्चे हैं यहां पर? यहां कितने बच्चे हैं लगभग? अरे ठीक है भाई, कितने बच्चे हैं यहां कितने बच्चे हैं इस टाइम? 40 हैं? 20 हैं? 20 में से 4 के पास लगा है, 16 के पास नहीं लगा है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, ये पारंपरिक है कि गैर पारंपरिक? गैर पारंपरिक। समझ में आया? आप लोगों ने कितने के घरों में वो लगा है, गीजर? ठंडी आ गई, गीजर किसका लगा हुआ है? अब ये बताया साहब, अब ये मत करना भाई, गीजर नहीं लगा? अच्छा, बिजली प्रयोग कर रहे हो? चलो, बिजली प्रयोग कर रहे हो? कोई ऐसा है जिसका बिजली ना यूज नहीं आती, बिजली होती ही नहीं? ऐसा कोई है जो आज भी लालटेन यूज कर रहा है?
हाँ, लालटेन भी केरोसिन यूज हो कर रहा है, तो वो भी क्या है, ठीक। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि नॉन कन्वेंशनल इज व्हाट, ये नहीं है, ये नहीं है, ये क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। क्लियर। 2006 में इस मंत्रालय का नाम बदल दिया गया था, इसीलिए बताएंगे आपको, ठीक है। मैंने एक लाइन बोली अभी, क्या बोला मैंने, उसमें कई चीजें जोड़ी गई थी, वो कल लिखवाएंगे आपको। यहां समझ में आया, एनर्जी के बारे में समझ में आया। अब अगर मैं क्वेश्चन लिख दूं और कल से क्वेश्चन मिलना शुरू हो जाएगा आप लोगों को, ये सुनने में आया है, सर मुझे बता रहे थे कि आप लोग आंसर नहीं लिख रहे हैं। कितने लोग आंसर लिख रहे हैं, 2। आप लोग तो गैर पारंपरिक में चले गए। अरे देख के लिखो, लिख तो रहे हैं ना, कितने लोग लिख रहे हैं आंसर, कितने लोगों को मेंस देना है इस बार, तो भाई साहब मार्च में लिखेंगे, तो मटेरियल लेके लिखेंगे। क्यों, बिल्कुल है, बिल्कुल है, क्या किया जाए, भगाए बेटा, मेंस ओरिएंटेड चल रहा है। इज देयर एनीथिंग व्हिच इज नॉट इररिलेवेंट? हाँ, प्रिंटेड मटेरियल चाहिए, हाँ, तो वो आप सर से बात करते हैं, उसके लिए प्रिंटेड मटेरियल मिल जाएगा आपको भाई, अगर प्रिंटेड मटेरियल ही आपको पढ़ना है तो बिल्कुल मिल जाएगा प्रिंटेड मटेरियल। नहीं, हमारे थ्रू ही उनके मिलेगा भाई, वो ऐसा थोड़ी ना कि वो बनाएंगे, हमारे थ्रू ही मिलेगा उनको। आज हमारी पहली क्लास से इंट्रोड्यूस तो करते हैं आपको, हमारे थ्रू ही मिलेगा, लेकिन देंगे तो वही ना आपको क्लास।